बच्चों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। ये कक्षा 8 विज्ञान का आपके पूरी किताब के नोट्स हैं, फ्री में आपको मिल जाएंगे। ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को आपको देखना है। आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आपके नोट्स हैं, आपके पाठ हैं, सब कुछ इसमें बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। लास्ट तक वीडियो को आप ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब शुरुआत हम करते हैं। वैसे तो साथियों प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक चैप्टर आपका मैंने पढ़ा दिया, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लें। आपके विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान भी, हिंदी भी और सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएगी। पहला हमारा पाठ का नाम था साथियों फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है फसल क्या होती है, कि किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। यह मुख्यतः रबी तथा खरीफ दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः वैसे तो रबी, खरीफ, जायद, लेकिन मुख्यतः ये दो प्रकार की होती है, रबी और खरीफ। रबी की फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है, ठीक है, और इसमें जैसे गेहूं, चना, सरसों ये फसलें होती है। तो ये उदाहरण आपको ध्यान में रखना है कि रबी की फसल में कौन सी फसल उगाई जाती है। फिर खरीफ की फसल वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसलें ये कहलाती हैं। इसका समय जून से सितंबर तक होता है। बाजरा, कपास, मूंगफली, ग्वार, धान, मक्का ये इसकी फसलें हैं। फसल उगाने के लिए किसान को निम्नलिखित क्रियाकलाप वो करने होते हैं, जैसे मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। अब मिट्टी तैयार किस प्रकार से आप करोगे कि ये फसल उत्पादन का पहला चरण है। इसके लिए भूमि की मिट्टी को खोखला करते हैं, जिससे पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और इस प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है। दूसरा बुआई है साथियों। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। खेत की मिट्टी में बीज डालने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। खेतों में बुआई करने के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं, कौन कौन से वो भी आप देख लें। एक तो परंपरागत औजार द्वारा, ये कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये नुकीले सिरे द्वारा भूमि में स्थापित हो जाते हैं। फिर दूसरा सीड या ड्रिल द्वारा ये बुआई करने की आधुनिक विधि है। सीड ड्रिल मशीन द्वारा बीजों के समान दूरी व समान गहराई बनी रहती है। इससे समय व श्रम दोनों की बचत होती है। निराई की मैं बात करूं तो खेतों में खरपतवार या अवांछनीय पौधों को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। निराई की प्रक्रिया खुरपी या हेरों की सहायता से की जाती है। निराई की प्रक्रिया अति आवश्यक है साथियों, क्योंकि खरपतवार की उपस्थिति के कारण फसल को जल, पोषक पदार्थ, प्रकाश, जगह आदि उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है। फिर सिंचाई को थोड़ा सा आप देखें कि किसान फसलों को पानी देने के बहुत सारे स्रोतों का इस्तेमाल करता है। इसे सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के मुख्य स्रोत है कुएं, तालाब, ट्यूबवेल आदि हैं। सिंचाई की दो आधुनिक विधियां, एक छिड़काव तंत्र और दूसरा ड्रिप तंत्र। सिंचाई के बाद हमारा है कटाई और थ्रेसिंग, ठीक है। पहले सिंचाई पढ़ेंगे, फिर कटाई, थ्रेसिंग। फसल को काटना कटाई कहलाता है और काटी गई फसल के बीजों को अथवा दानों को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग की प्रक्रिया कंबाइन मशीन के द्वारा की जाती है, जो ट्रैक्टर द्वारा संचालित होती है। इस विधि से समय व श्रम दोनों की बचत होती है। उसके बाद भंडारण है। भंडारण क्या है, तो फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है, उसे भंडारण कहा जाता है। भंडारण में हमें चूहे व कीटों से फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है, ताकि उसको खाने के लिए बचाया जा सके। खेत में लगातार फसलें नहीं उगानी चाहिए। लगातार फसलें उगाने से मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। इससे मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। अतः इस कमी को पूरा करने के लिए किसान समय समय पर खेतों में क्या करता है, खाद डालता है।
फिर प्रश्न हमारे के उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं बच्चों? फसल कहते हैं। फसल उगाने में सबसे पहले प्रथम चरण में मिट्टी की क्या की जाती है? तैयारी की जाती है प्रथम चरण में। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करते हैं? क्षतिग्रस्त बीज है वो तैरने लग जाते हैं। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तत्व एवं जल आवश्यक है। ठीक है, खालिस्तान वाले क्वेश्चन हमने देख लिए। फिर ए और बी से कॉलम ए और बी से हमें मिलान करना है। तो खरीफ की फसल कौन सी है? धान और मक्का। रबी की फसल कौन सी है? गेहूँ, चना और मटर। रासायनिक उर्वरक कौन से हैं? यूरिया और सुपर फॉस्फेट। कार्बनिक खाद क्या है? तो पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। ओके बच्चों, उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है, ध्यान से देखें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। दूसरा सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु वाला हमारा टॉपिक है बच्चों। तो सूक्ष्म जीव क्या है? तो सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं, इन्हें बिना यंत्र से देखना असंभव है। सूक्ष्म जीव इतने आकार में छोटे होते हैं कि हम इनको हमारी साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो विषाणु इनसे अलग हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित इनको किया जाता है। ये बाकी सूक्ष्म जीवों की तरह अपना विकास नहीं करता। विषाणु किसी जीवित प्राणी के शरीर में जाकर ही अपना विकास कर पाता है। ये एक तरह का वायरस है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है तो ये मर जाता है। बहुत ही अच्छे से इसको मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखें, प्रत्येक लेसन पढ़ा रखा है। सूक्ष्म जीव मित्र के रूप में तो सूक्ष्म जीव का उपयोग दूध से दही बनाने में, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। कुछ जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में, मृदा उर्वरता में वृद्धि के लिए भी किया जाता है। सूक्ष्म जीव मरे हुए जानवरों को नष्ट करने के काम में आता है। ये पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थ के उत्पादन में ये सहायक होता है। उसके बाद है लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित ये कर देता है। यीस्ट का उपयोग करके ब्रेड, केक आदि बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों से बड़े स्तर पर टीकों का उत्पादन किया जाता है। ये टीके वैक्सीन हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं। किण्वन ये क्या है? तो यीस्ट चीनी को एल्कोहल में बदल देता है, इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। सूक्ष्म जीव शत्रु के रूप में सूक्ष्म जीव भोजन, पेय पदार्थ, कपड़े, हमारा शरीर आदि को खराब कर देते हैं। सूक्ष्म जीव भोजन को विषाक्त बना देते हैं, इसके सेवन से मनुष्य बीमार पड़ जाता है। बच्चों ध्यान से वीडियो लास्ट तक आपको देखना है। अनेक सूक्ष्म जीव मनुष्य में हैजा, क्षय रोग, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, सर्दी जुकाम आदि रोग उत्पन्न वो कर देते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन हमें देखने। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। ठीक है, खालिस्तान में क्या आएगा? सूक्ष्मदर्शी। नीले हरे शैवाल वायु में खालिस्तान का स्थिरीकरण करते हैं, इससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो क्या आ जाएगा? वायुमंडलीय नाइट्रोजन। एल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। ओके जी। फिर सही शब्द के आगे आपको टिक लगाना है, सही का निशान लगाना है। यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो किसके उत्पादन में होता है? एल्कोहल के उत्पादन में। उसके बाद निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। मलेरिया परजीवी वाहक है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य वाहक क्या है? घरेलू मक्खी। नेक्स्ट कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 से करना आपको। तो एक तरफ है जीवाणु हैजे के कारक है, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और लैक्टोबैसिलस दही का जमना, यीस्ट ब्रेड की बैंकिंग, एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक, और एक विषाणु एड्स का कारक। ओके, उसके बाद हम देखें तीसरा टॉपिक। हमारा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। पूरे टॉपिक आपके पहले एक एक टॉपिक करके मैंने पढ़ा रखे हैं बच्चों, तो ध्यान से आप जरूर प्ले लिस्ट में जाकर भी पढ़ सकते हो।
इस नोट्स की PDF आपको कैसे क्या मिलेगी वो भी बता दी जाएगी। संश्लेषित रेशे प्लास्टिक है। संश्लेषित रेशे क्या है? ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं ये कपड़े जिनका हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। पतले पतले धागों से बड़े होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? रेशे कहते हैं। इन्हें संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है, जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक आदि। रेयॉन क्या है बच्चों? इसका रेशा रेशम के समान होता है। इस रेशे को हम कृत्रिम रेशम के नाम से भी जानते हैं। ये रेशा काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। इसे ऊन के साथ मिलाकर इससे कालीन व गलीचा तैयार किया जाता है। नायलॉन के रेशे बहुत मजबूत होते हैं। ये हल्के भी होते हैं। ये कम पानी सोखते हैं अथवा घुलने में सुगम है। जल्दी ये सूख जाते हैं। इससे बने कपड़े सिलवट प्रतिरोधी होते हैं तथा अधिक समय तक स्थायी रहते हैं। नायलॉन रेशों का उपयोग मछली पकड़ने के जाल, पैराशूट का कपड़ा, रस्सियाँ, जुराबे, अन्य वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। पॉलिएस्टर रेशे बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए पॉलिएस्टर से बने वस्त्र अत्यधिक टिकाऊ होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। पॉलिएस्टर रेशे बहुत हल्के, अत्यधिक महीन तथा काफ़ी लचकदार होते हैं। उसके बाद है एक्रिलिक। तो ये देखो, ये संश्लेषित रेशा है। ये ऊन के समान दिखने वाला रेशा है। इससे तैयार वस्त्र सस्ते एवं टिकाऊ होते हैं। एक्रिलिक से शाल, कंबल, स्वेटर आदि सर्दियों में काम आने वाले वस्त्र निर्मित किए जाते हैं। प्लास्टिक बच्चों क्या होता है? प्लास्टिक एक बहुत ही आम प्रयोग में आने वाली वस्तु है। इसका उपयोग हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बनाने में किया जाता है, जैसे कुर्सी, बाल्टी, खिलौना आदि। फिर है प्लास्टिक के प्रकार, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है बच्चों? ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। उसे थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए पॉलीथिन है, पॉलीविनाइल है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, कुर्सी आदि। ऐसे प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए बेकेलाइट, मेलामाइन, बिजली के बोर्ड, कुकर, हैंडल आदि। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है और प्रदूषण का कारण भी है। ठीक है। कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? तो मानव द्वारा निर्मित संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। ये अप्राकृतिक रेशे होते हैं। इन्हें रासायनिक प्रक्रमों द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद सही पर आपको टिक लगाना बच्चों। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, तो इसमें काष्ठ लुगदी द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये सही होगा। फिर उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं। संश्लेषित रेशों के भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम लिखिए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाते हो। तो चट्टानों पर चढ़ने में काम लिए जाने वाले रेशे और पैराशूट। खाद्य पदार्थों का संचय करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। ये हल्के तथा मजबूत होते हैं। ये पानी, वायु तथा भोजन से क्रिया नहीं कर सकते। ये चिरस्थायी होते हैं। ओके। उसके बाद हमारा चौथा लेसन है धातु और अधातु। अब बच्चों धातु क्या आता है? तो वे तत्व जो आसानी से धनायन बनाते हैं और अन्य धातुओं से परमाणु के साथ क्रिया करके धात्विक बंध बनाते हैं, वो धातु कहलाते हैं। धातु एक खनिज पदार्थ है जो हमें प्रकृति में एस के रूप में मिलती है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग कार्यों में जैसे भवन निर्माण, कार्यवाहन, कृषि यंत्र, मशीनें, वायुयान, पुलों के ढांचे, समुद्री जहाज, विद्युतीय उपकरण आदि में किया जाता है। धातु के गुण आपको बताने हैं साथियों
तो ये सामान्य तापमान या कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं। ये अपारदर्शक होते हैं, इनके आर पार नहीं देखा जा सकता। ये उष्मा और विद्युत की क्षुरचालक होती हैं। धातुएं गर्म होने पर फैलती है, ठंडा होने पर सिकुड़ती है। अधातु देखें, ऐसा तत्व है जो चमकीले और आघातवर्ती नहीं होता है। ताप और विद्युत का वो कुचालक होता है। अधातु कहलाता है। उदाहरण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन इत्यादि अधातु हैं। अधातु के उपयोग आप देखें तो क्लोरीन का उपयोग कीटाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। सल्फर का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग नाइट्रोजन अम्ल बनाने में किया जाता है। फिर अधातु के गुण देखो बच्चों आप, ये कमरे के तापमान पर ठोस द्रव्य गैस अवस्था में पाई जाती है। ये विद्युत अथवा ऊष्मा की कुचालक होती है। धातु और अधातु के उपयोग देखें तो ऑक्सीजन की मदद से हम सांस लेते हैं जो एक अधातु है। नाइट्रोजन की मदद से पेड़ अपना भोजन बनाते हैं जो एक अधातु है। अधातु एंटीबायोटिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अधातु का प्रयोग जल को शुद्धिकरण करने के किया जाता है, जैसे पानी में क्लोरीन डालने से। लोहे का उपयोग बहुत सारी मशीनें बनाने में किया जाता है जो एक अधातु है। कॉपर का उपयोग बहुत सारी मशीनें बनाने में किया जाता है जो एक धातु है। उसके बाद आघातवर्धनीयता आप देखें कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर चादरों में बदला जा सकता है। तन्यता धातुओं का वह गुण जिसके उन्हें तारों में बदलता है। धात्विक धातुओं का वह गुण जिसके वह आवाज़ उत्पन्न होती है। क्षुरचालक धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धातुएं कठोर होती है, धातु चमकीला होती है। धातु और अधातु के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो अभिक्रिया आप देख सकते हो। ये कुछ क्वेश्चन है। देखो बच्चों, आपको डिटेल से टॉपिक वाइज ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से मैंने टॉपिक वाइज पढ़ा रखी है। तो अब मैं स्पीड से आपको क्या करता हूँ, बाकी के लेसन स्पीड से मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि इससे ना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें प्ले लिस्ट में पहले से है। और ये नोट्स आपको कैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखें, शेयर जरूर करें। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है? तो जिंक को पीटकर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामान्यतः धातु तन्य होती है। ठीक है, गए हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति। फॉस्फोरस बहुत सक्रिय अधातु है। धातुएं उष्मा और विद्युत की क्षुरचालक होती है। ठीक है, ये खाली स्थान की पूर्ति कर रखी है मैंने ऑलरेडी। आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। फिर ट्रू फॉल्स वाले आपको बताने हैं। सही पर टी लिख देना, फॉल्स गलत पर एफ लिख देना है। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, एफ आ जाएगा। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, टी लिख देंगे। कॉपर जिंक के सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है, एफ लिख देंगे। कोयलों को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती है, तो फॉल्स लिख देंगे। उसके बाद आप देखें, फिर हमारा 5 का लेसन है बच्चों, कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के 2 वर्गों में बांटा गया, एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन और एक समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो ये प्राकृतिक संसाधन असीमित मात्रा में कभी खत्म नहीं होते, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, ये प्राकृतिक संसाधन निरंतर प्रयोग से खत्म हो जाएंगे, जैसे वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है और इसका निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। कोयला देखें, कोयला पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। इसका प्रयोग खाना बनाने का प्रयोग होने से ईंधन के रूप में किया जाता है। शुरुआती दौर में इसका रेल के इंजन में चलाए जाते थे। कोयले का उपयोग विद्युत बनाने में भी किया जाता है। फिर कोयले के उत्पाद, ये सारी चीज़ें आप प्ले लिस्ट में जाकर 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक आप पढ़ोगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें। फिर कोक, कोलतार, कोयला, गैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखी है। फिर कुछ क्वेश्चन है, CNG LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? वर्णन कीजिए
मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, प्रक्रम क्या कहलाता है। आपकी परीक्षा के नज़दीक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे बच्चों, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कि आगे कैसे क्या है। दहन और ज्वाला, ये 6 का लेसन है। अब मैं आपको इसमें बहुत ही जो मोस्ट चीज़ आएगी आपकी परीक्षा में, प्रश्न पूछा जा सकता है, वो चीज़ मैं इसमें अब बताऊँगा। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। एलपीजी और लकड़ी में अंतर है, ये 6 का हमारा लेसन हो गया। मोमबत्ती के ज्वाला चिन्हित चित्र, ये आपको देखना है। उसके बाद आप देखें ये हमारा 7 का लेसन, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, वनोन्मूलन क्या है, और जैव विविधता, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, प्रवासी पक्षी, जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र, चिड़ियाघर, 4 संकटापन्न जंतुओं के नाम, संकटापन्न स्पीच, विलुप्त स्पीच, भारत वन संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, फिर है पुनर्वनरोपण, प्रवास, वनस्पति जात, प्राणी जात, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। ये 9 का पाठ आपका, जंतुओं में जनन। ठीक है बच्चों, तो ये निषेचन वगैरह आप देखें, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन, सारी चीज़ें पहले से प्लेलिस्ट में हैं बच्चों, आप ज़रूर पढ़ सकते हो। ये किशोर अवस्था की ओर 10 का पाठ हमारा, यौनारंभ होने वाले परिवर्तन कौन से हैं, ऋतुस्राव, हार्मोन, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय, अंडाशय, वर्षण, ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और हार्मोन, ये हमारा 11 का टॉपिक है। बल तथा दाब, महत्वपूर्ण नोट्स हैं ये। बल क्या है, दाब क्या है, बल के प्रकार। ठीक है जी, पेशीय बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, दाब, महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और देखिए आप ये हमारा 12 का पाठ घर्षण। वो लोग चैनल भी साथियों आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और आपके परीक्षा के नज़दीक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, तो इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। घर्षण क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से प्ले लिस्ट में पहले से पढ़ा रखी है, तो आप ज़रूर प्ले लिस्ट में जाकर आप ज़रूर देख लें। और आपके सामाजिक विज्ञान है और आपके हिंदी है, और सब्जेक्ट भी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे। तो कक्षा 8 का बहुत मैटर है हमारे इस चैनल पर। ध्वनि 13 का पाठ, ध्वनि क्या है, ठोस, द्रव्य, गैस। तो इसमें ध्वनि सबसे तेज़ी से गति करती है ठोस माध्यम में, द्रव्य इसमें ध्वनि मध्यम गति से चलती है, गैस इसमें ध्वनि सबसे धीमी चलती है। ओके, तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही उत्तर चुनना आपको। ठोस, द्रव्य, गैस में ध्वनि संचरित होती है, और ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम किस में होती है, होने की संभावना होती है, तो पुरुष में। ये ट्रू फॉल्स वाले सारी चीज़ें बच्चों आप डिटेल से पढ़ सकते हो। प्ले लिस्ट बना रखी है इस चैनल पर, प्ले लिस्ट में जाकर आप ज़रूर देख लें। और ब्लॉग चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, और इससे संबंधित जो चीज़ रह गई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के रूप में आपको दे दी जाएगी। और ये PDF भी हम जल्द एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे और उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी जाएगी। तो पहले आपको ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ये GK विद काला और गरीब की दुनिया व्लॉग के नाम से हमारा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्लॉग चैनल है, दोनों आपको सब्सक्राइब करने होंगे। धन्यवाद साथियों।